इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हुए हैं जिन्होंने आशा और प्रेरणा के सार को साकार किया है। जहां आज इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी लोग जीवन में असफल रह जाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन की हर कठिनाइयों को चेहरे पर मुस्कान रखकर पार कर जाते हैं। उन्हें विरासत में ना ही कोई ऐशो आराम मिलता है, ना ही कोई सुख सुविधा, उसके बावजूद भी वह लोग अपने रास्ते की हर कांटे को रौंद कर दुनिया के सामने एक ऐसा उदाहरण बनाते हैं जिनकी बातें ना सिर्फ उनके जीते जी होती है, बल्कि दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी दुनिया उनके व्यक्तित्व की चर्चा करती है। नमस्ते दोस्तों, द पॉजिटिव पाथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक छोटे से मुस्लिम बच्चे के जीवन की कहानी सुनाएंगे जो पैदा तो बहुत ही गरीबी में हुआ, लेकिन जाते जाते भारत को ऐसी तकदीर दे गया जो भारत में रहने वाले एक एक इंसान का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। ये कहानी है एक नन्हे से बच्चे की जो बिना इस बात की चिंता किए कि एक वक्त का खाना कहां से आएगा, नदी के किनारे बैठकर अपने बड़े से सपनों में अक्सर उड़ते पक्षियों को देख ठीक वैसे ही उड़ान भरने की सोचता। तो आइए लेकर चलते हैं आपको उनके जीवन के सफर पर। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के पम्बन टापू के एक छोटे से कस्बे रामेश्वरम के एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ। घास फूस और मिट्टी से बना हुआ घर जिसमें ना बिजली की सुविधा थी, ना पानी का स्रोत, कीचड़ और मिट्टी के रास्तों से बना हुआ एक छोटा सा कस्बा, ऐसी जगह जन्म हुआ छोटे से अब्दुल का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे शिरोमणि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। अब्दुल भले ही छोटे से थे, लेकिन उनके सपने उनके कद से बहुत बड़े थे और इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए चलते चलते वह एक दिन भारत के 11वें राष्ट्रपति और इंडिया के द मिसाइल मैन बन गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक का सफर इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किलों और कठिनाइयों से भरा था। वो कहते हैं ना, गरीबी रहम नहीं करती, बस उसी की मार अब्दुल को भी झेलनी पड़ी। अब्दुल के पिता जैनुलाब्दीन एक मस्जिद में नाव के मालिक और इमाम के रूप में काम करते थे। हर बाप ये चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे, उन्हें अच्छा रहन सहन दे सके, लेकिन ये काम करके सिर्फ उतना ही पैसा आता था जिसमें वह अपने परिवार को एक वक्त की रोटी खिला सके। हालात इतने बदतर थे कि कभी कभार तो पूरे परिवार को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। अब ऐसी ही परिस्थितियों में अब्दुल भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अपनी माँ को रातों में रोता हुआ देख उनका नन्हा सा दिल भी उदास हो जाता। गुजर बसर किसी तरह चल ही रहा था कि वह 8 साल के हुए तब उनके मन में अपने पिता का सहारा बनने की इच्छा हुई। हालांकि उनके पिता ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब्दुल की जिद के आगे वो मना ही नहीं कर पाए। तभी एक दिन वह अपने दूर के भाई के साथ रेलवे स्टेशन घूमने गए। वहां पर उन्होंने देखा कि उनका भाई ट्रेन से न्यूज़पेपर कलेक्ट करके गांव में बेचने जाता था और अगले ही दिन से अब्दुल ने भी अपने भाई के साथ पेपर बांटने शुरू कर दिए। न्यूज़पेपर बांटकर उन्हें जो कुछ भी मिलता वो उससे अपनी फैमिली को सपोर्ट करते। अब्दुल केवल न्यूज़पेपर बांटते ही नहीं थे, बल्कि उसमें से एक अपने लिए बचाकर उसे पढ़ते भी थे। उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, लेकिन अपनी परिस्थिति के कारण वो कभी किसी अच्छे स्कूल में ना जा सके। इसीलिए बड़ी दिक्कतें सहकर वह पास के स्क्वाड्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, जो कि बहुत ही साधारण स्कूल था। स्कूल में जाकर उनकी हमेशा से फर्स्ट बेंच पर अपने दोस्त के साथ बैठने की आदत थी, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिस बात ने उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। उनका दोस्त एक पंडित का बेटा था और अब्दुल एक मुस्लिम परिवार से आते थे। एक दिन स्कूल में एक नया टीचर पढ़ाने आया और अब्दुल को एक पंडित के साथ बैठा देखकर वो बहुत गुस्सा हुआ और अब्दुल को सबसे पीछे जाकर बैठने को कहा। ये बात उन्होंने अपने पिता से कही। उन्होंने
अब्दुल को समझाया कि लास्ट बेंच पर बैठकर तुम्हें ऐसा काम करना होगा जिससे तुम्हारा नाम काबिल लोगों में सबसे पहले लिया जाए। वो बात अब्दुल के दिमाग में बैठ गई। एक रोज नदी के किनारे वह अकेले बैठकर उड़ते हुए पक्षियों को देख रहे थे। तभी उनके मन में ख्याल आया कि क्या वो भी कभी कुछ ऐसा बना सकेंगे जो ठीक इन्हीं पक्षियों की तरह उड़ान भरे। वहीं से कलाम का इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। वो देश के लिए एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना चाहते थे जिसकी चर्चा देश विदेश हर जगह हो। लेकिन कभी कभी जो हमारे मन में होता है वो किस्मत में नहीं होता। पर अब्दुल कलाम का एक ही कहना था, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, because only dreams transform into thoughts and thoughts result in action। बस इसी बात पर अटल रहकर 1955 में अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए बहुत से स्कॉलरशिप टेस्ट दिए, लेकिन उनका नंबर किसी भी कॉलेज में नहीं आया। हताश होकर उन्होंने ये सोच लिया कि शायद आगे की पढ़ाई उनके नसीब में ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, हार ना मानते हुए कलाम ने मद्रास स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में स्कॉलरशिप टेस्ट दिया और इस बार किस्मत उनके साथ थी। अब्दुल का नाम पहली ही लिस्ट में आ गया और उन्हें एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। अब्दुल के परिवार की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वहां उन्हें सबसे पहला प्रोजेक्ट एक लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट बनाने का मिला। पूरे 1 महीने तक दिन रात मेहनत करके अब्दुल ने उस एयरक्राफ्ट को बनाया। लेकिन सबमिशन वाले दिन जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट प्रोफेसर को दिखाया तो उनके प्रोफेसर ने एक झटके में रिजेक्ट कर दिया। आंखों से आंसुओं को किसी तरह रोकते हुए अब्दुल ने अपने प्रोफेसर से 1 महीने का वक्त मांगा ताकि वो नया एयरक्राफ्ट बना सके। लेकिन प्रोफेसर ने मात्र 3 दिन से एक भी दिन फालतू नहीं दिया। इतनी मेहनत करके स्कॉलरशिप छिन जाने के डर से अब्दुल ने दिन रात एक कर दिया। 3 दिन तक ना तो उन्हें खाने का होश था ना पीने का, जैसे उनके दिमाग पर स्कॉलरशिप बचाने का भूत सवार था। और फाइनली उन्होंने 3 दिन में एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाकर तैयार कर दिया जिसे देखकर ना सिर्फ प्रोफेसर हैरान रह गए बल्कि पूरे कॉलेज में उनके डेडिकेशन का डंका बजने लगा। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि उनके प्रोफेसर ने ये जानते हुए ही कि 3 दिन में एयरक्राफ्ट बनाना इम्पॉसिबल है, उन्होंने अब्दुल को ये डेडलाइन दी थी। इस इंसिडेंट से अब्दुल कलाम ने एक बात सीख ली, यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। इसका मतलब होता है दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भक्ति रखनी होगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई 23 साल की उम्र में पूरी करते ही अब्दुल कलाम ने इंडियन एयरफोर्स ऑफ देहरादून में पायलट बनने के लिए एग्जाम दिया। ये वही एग्जाम था जिसका सपना उन्होंने बचपन से देखा था, एक एयरक्राफ्ट उड़ाने का सपना। अब्दुल कलाम बताते हैं कि उस एग्जाम को 10 लोगों ने क्वालिफाई किया और आपको पता है अब्दुल का कौन सा नंबर था? अब्दुल 10वें नंबर पर आए थे, लेकिन केवल 9 सीट्स होने के कारण उन्हें सिलेक्शन नहीं मिला। अपना पायलट बनने का सपना अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देख उन्होंने एक और सीख ली, इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इसका मतलब यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार ना माने, क्योंकि फेल का अर्थ है सीखने का पहला प्रयास। सिलेक्शन ना मिलने के बाद उन्होंने DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन किया, जहां पर उन्होंने छोटे होवरक्राफ्ट बनाने से अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन अब्दुल को किसी भी होवरक्राफ्ट में सक्सेस नहीं मिली। पहले एयरफोर्स में सिलेक्शन ना होना और फिर एक के बाद एक होवरक्राफ्ट का फेल होना। अगर इस जगह पर कोई और होता तो शायद आगे बढ़ पाने की उम्मीद ही छोड़ देता, लेकिन कलाम ने हिम्मत नहीं हारी। अपने कॉलेज के संघर्ष को याद करके सफलता की आशा में वो दिन रात लगे रहे और लंबे समय के हार्ड वर्क के बाद
उन्होंने कंट्री का पहला होवरक्राफ्ट बनाया जिसका नाम था नंदी। उनकी मेहनत, लगन और कोर सब्जेक्ट नॉलेज को देखते हुए कुछ वक्त बाद उन्हें डीआरडीओ के इन कॉस्पर कमेटी में प्रमोशन मिला, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के अंडर काम करके भारत का पहला रॉकेट बनाने का मौका मिला, जिसका लॉन्च 21 नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में हुआ। और ये दोस्तों अब्दुल कलाम की पहली जीत थी और इस रॉकेट के साथ भारत का स्पेस में सबसे पहला कदम आगे बढ़ा। लेकिन अब्दुल कलाम के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी। 1969 में अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया, जिसका नाम था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 सैटेलाइट। इस प्रोजेक्ट का एकमात्र मिशन था कि एक 40 किलो सैटेलाइट रोहिणी को अर्थ के ऑर्बिट में सक्सेसफुली छोड़ना। देश के कई उम्दा साइंटिस्ट के साथ मिलकर अब्दुल कलाम ने लगभग 10 साल तक इस प्रोजेक्ट पर दिन रात एक करके काम किया। इस प्रोजेक्ट से सभी की उम्मीदें जुड़ी हुई थी, लेकिन जो कुछ आगे हुआ वो अब्दुल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो साल था 1979 जब इस प्रोजेक्ट का लॉन्च होना था। Don't take rest after your first victory, because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck. मतलब अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होठ ये कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। अब्दुल ने ये कहते हुए अपने संघर्ष को जारी रखा और आगे बढ़ते गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि इनका ये प्रोजेक्ट लॉन्च पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर देगा। वह पूरे जोश और होश के साथ दिन रात बस उसी दिन का इंतजार करते रहे जब इस सैटेलाइट का लॉन्च होना था। फाइनली आ ही गया वो दिन, अगस्त 1979। सभी साइंटिस्ट में एक अलग ही जोश और उत्साह भरा हुआ था। एक एक बीतता हुआ पल जैसे सबके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। जैसे जैसे वक्त नजदीक था, सबके फिंगर क्रॉस थे और हो भी क्यों ना धरती से अंतरिक्ष की ये भारत की पहली उड़ान जो थी, लेकिन जो हुआ उसने पूरी टीम का हौसला तोड़ कर रख दिया। सैटेलाइट में कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण वो सैटेलाइट बे ऑफ बंगाल में जा गिरी। ये मिशन फेलियर अब्दुल कलाम के लिए एक डिवास्टेटिंग मोमेंट था, लेकिन फॉर्मर इसरो चेयरमैन सतीश धवन ने उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले ली। एक कुशल साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना दिल और आत्मा झोंक दी थी। हर तरफ से अब्दुल को सिर्फ ताने और याचनाएं मिल रही थी। जो लोग इस प्रोजेक्ट के फेल होने का तहे दिल से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए तो जैसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का पल था। पर ये नाकामयाबी अब्दुल के सपनों को तोड़ ना सकी। उनके पिता उनसे अक्सर कहा करते थे, बेटा अगर कामयाबी हासिल करनी है तो जज्बा ऐसा हो कि किसी के तोड़े टूट ना सके। और इसी बात को याद रखकर एक बार फिर कलाम ने अपना कदम आगे बढ़ाया। कुछ ही वक्त बाद 1980 में एक बार फिर SLV-3 का लॉन्च हुआ और इस बार वो एक बहुत बड़ा सक्सेस था और तभी से दुनिया उन्हें फादर ऑफ इंडियाज ओन लॉन्च व्हीकल के नाम से जानने लगी। रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद कलाम ने कई प्रोजेक्ट्स को सफलता की ओर अग्रसर किया। SLV में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे प्रोजेक्ट डेविल एंड प्रोजेक्ट वैलिएंट को बनाने के लिए भी उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त की PM सोनिया गांधी जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए सीक्रेट फंड्स भी दिए थे। इसी तरह पृथ्वी और अग्नि जैसी कई मिसाइल्स को सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद ही दुनिया उन्हें एक और नाम से पुकारने लगी, द मिसाइल मैन। अब्दुल कलाम भारत के एक ऐसे मुस्लिम नागरिक थे जिन्होंने कदम कदम पर देश का नाम हमेशा रोशन किया।
लेकिन आपके भी दिमाग में ये सवाल तो उठा ही होगा कि आखिर वो इतने बड़े साइंटिस्ट होकर पॉलिटिक्स में कैसे आए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया से होते हुए पॉलिटिक्स की ओर तक कलाम का सफर बहुत ही रोमांचक रहा। ये बात थी 1990 के शुरुआती दौर पर, जब पूरा भारत कलाम को मिसाइल मैन कहकर सलाम कर रहा था। उसी दौरान अब्दुल कलाम भारत सरकार के लिए एक साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे। साथ ही 1998 में भारत के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट में भी कलाम का बड़ा योगदान था। उनके इसी काम से प्रभावित होकर हिंदू नेशनलिस्ट हिंदुत्व नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने उनको 2002 में होने वाले इलेक्शंस के लिए नॉमिनेट किया और तब एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने। कलाम भले ही मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, लेकिन देश भर के हिंदुओं को भी उन पर उतना ही गर्व था जितना कि देश के मुसलमानों को। और ऐसे ही 2002 से 2007 तक कलाम ने राष्ट्रपति के तौर पर भारत को संभाला। अब्दुल कलाम जी ने हम सबको सिखाया है कि देश हमसे सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंस और सक्सेस डिजर्व करता है, और एक बार अगर आपने ठान लिया तो बड़ी से बड़ी बाधाएं भी आपका हौसला हिला नहीं सकती। अब्दुल कलाम जी ने 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग में लेक्चर के दौरान कार्डियक अरेस्ट के कारण इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और आने वाले वक्त देश के युवाओं को हमेशा कलाम के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर करता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्पिरेशनल केस स्टडी स्टोरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे आने वाले इंस्पिरेशनल स्टोरी में। ऐसे ही आप हमारे ऊपर प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको हमेशा से ऐसे ही इंस्पायर करते रहे रियल लाइफ केस स्टडी से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और मुस्कुराते रहिए।